आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानव में लिंग। मानव में लिंग। देखिए, लिंग निर्धारण के लिए सबसे पहले हम देखेंगे गुणसूत्र को। क्या देखेंगे? गुणसूत्र को। यानी गुणसूत्रों के आधार पे मानव में लिंग निर्धारण होता है। किसके भैया? गुणसूत्रों के आधार पर। किसके आधार पर? गुणसूत्रों के आधार पर। आप जानते हैं 10 में भी पढ़ के आए हैं, गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है, क्या होता है? एक होता है ऑटो गुणसूत्र, एक होता है सेक्स गुणसूत्र। माने कि एक होता है ऑटोसोम्स, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। यानी 2 प्रकार के होते हैं। एक ऑटोसोम्स के रूप में होता है, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। ये जो ऑटोसोम्स होता है, इसका कार्य क्या है? ऑटोसोम्स का कार्य होता है शरीर को निर्मित करना। किसको भैया? शरीर को निर्मित करना। और जो ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये लिंग निर्धारण का काम करता है। लिंग निर्धारण। किसका भैया? लिंग निर्धारण। आपको पता है लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2। मानव में लिंग कितने प्रकार के? 2। एक होते हैं नर के रूप में, एक होते हैं मादा के रूप में। तो वैसे यहाँ पे अगर गुणसूत्र को भी हम देखेंगे तो कहन गुणसूत्र जो होंगे वे भी 2 प्रकार के हैं। एक ऑटोसोम्स के रूप में, एक सेक्स क्रोमोसोम्स के रूप में। जो ऑटोसोम्स हैं वो शरीर का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? शरीर का। चाहे नर हो चाहे मादा, दोनों के शरीर कैसे होते हैं? समान। 2 आंख है, नाक है, मुंह है, दांत है, कान है, त्वचा है, हाथ है, पैर है, सब क्या है? बराबर। केवल इन्हीं जननांग के द्वारा नर हो जाता है और मादा हो जाता है। अगर कह दिया जाए नर का जननांग मादा में चला जाए तो उसको क्या कहोगे? मादा ही कहोगे ना। और मादा का जननांग यदि नर में आ जाए तब क्या हो जाएगा? उसे आप मादा कहेंगे। यानी सारा खेल किसका है? जननांगों का। यानी जहां पर ये सेक्स क्रोमोसोम जाएगा वही जनन अंग बना करके तैयार करेगा। जहां पे ये सेक्स क्रोमोसोम जाएगा वहीं पे जनन अंग का निर्माण करेगा। ये 100% है, ये 100% है कि नहीं? अच्छा, देखा जाए। अब हम देखेंगे गुणसूत्र 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक ऑटोसोम्स के रूप में, एक सेक्स क्रोमोसोम के रूप में। समझते हैं इसको अच्छे से। पुरुष गुणसूत्र, हाँ, इधर महिला गुणसूत्र। तो हम देखेंगे पुरुष के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23 जोड़ी। कितना होगी? कितना होगी? 23 जोड़ी। आपको पता है 23 जोड़ी होती है। यानी मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23 जोड़ी। और मादाओं में भी कितनी होगी? 23 जोड़ी। चाहे नर हो या मादा, उनमें गुणसूत्रों की संख्या होगी कितनी? 23। 23 का मतलब होता है टोटल 46 गुणसूत्र। कितना? 46। अगर सिंगल में पढ़ेंगे तो 46 रहेगा, जोड़ी में पढ़ेंगे तो 23 होगा। और इसमें भी कितना होगा? 46 गुणसूत्र। हाँ, अब कहते हैं इन 46 गुणसूत्रों में से यहाँ पर आपका 22 जोड़ी गुणसूत्र को हम ऑटोसोम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑटोसोम्स। प्लस जो एक जोड़ी गुणसूत्र होगा एक जोड़ी जो गुणसूत्र होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम ना। अब आप
आपने कहा ये 23, ये 22 और ये 1 मिला के कितना बना लिए? 23। यानी आपने कहा अगर का ये जो होगा, ये भी जो ऑटोसोम्स के रूप में है, वो किसका निर्माण करेंगे? शरीर का निर्माण करेंगे। हाँ, और ये जो होगा एक जोड़ी, किसका निर्माण करेंगे? लिंग निर्धारण में काम करेंगे। लिंग निर्धारण में काम करेंगे। लेकिन अगर इधर मादा में देखा जाए, ये टोटल तो 23 बॉडी गुणसूत्र होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोसोम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑटोसोम्स। और ऑटोसोम्स क्या करेंगे? शरीर का निर्माण करेंगे। शरीर का निर्माण। आपको पता है जो ऑटोसोम्स होते हैं उसको हम दर्शाते किससे हैं? एक्स एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं। एक्स एक्स से प्रदर्शित करेंगे किसको? ऑटोसोम्स को। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? एक्स वाई से प्रदर्शित करेंगे। यानी जहाँ पे एक्स वाई जाएगा उसको हम मान लेंगे पुरुष। क्या मान लेंगे? पुरुष। और इसको क्या मान लेंगे? हाँ, स्त्री मान लेंगे। तो वही चीज है। तो अब कहेंगे 23वीं जोड़ी में आपको पता है कि इसमें क्या आएगा? एक्स वाई आएगा। और मादा के 1 से लेकर के 23 जोड़ी में क्या जाएगा? सारे ऑटोसोम्स होंगे। यानी सारे को हम एक्स एक्स से प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? एक्स एक्स से। और इनके 23वीं जोड़ी को किससे प्रदर्शित करेंगे? और अच्छे से जानेंगे। जो गुणसूत्र होते हैं सदैव कैसे होते हैं? जोड़ी में पाए जाते हैं। हम पुरुष के गुणसूत्रों की संख्या दिखा रहे हैं। ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, ये तीसरी जोड़ी, ये चौथी जोड़ी, पांचवी जोड़ी, छठवीं जोड़ी, सातवीं जोड़ी, आठवीं जोड़ी, नौवीं जोड़ी है, 10वीं जोड़ी, 11वीं जोड़ी है, 12वीं जोड़ी। ये 13वीं जोड़ी, ये 14वीं जोड़ी, ये 15वीं जोड़ी, ये 16वीं जोड़ी, 17वीं जोड़ी, ये 18वीं जोड़ी, ये 19वीं जोड़ी, ये 20वीं जोड़ी, ये 21वीं जोड़ी, ये 22वीं जोड़ी, ये 23वीं जोड़ी। 23वीं जोड़ी में आपको पता है क्या लगेगा? एक्स और वाई। अब इसी तरह से महिलाओं में भी हम सारे गुणसूत्रों को देखेंगे। ये पहली जोड़ी है, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी, पांचवी जोड़ी, छठवीं जोड़ी, सातवीं जोड़ी, आठवीं जोड़ी, नौवीं जोड़ी, 10वीं जोड़ी और ये 11वीं जोड़ी। इक्कीसवीं जोड़ी ये है, 22वीं जोड़ी ये है, 23वीं जोड़ी। माने कि यहाँ पे आपने देखा कोई अंतर दिखा? महिलाओं के अगर देखा जाए 1 से लेकर के 23 जोड़ी तक गुणसूत्र कैसे होते हैं? समान। क्या होते हैं? समान। इसी समान गुणसूत्रों को हम बोल देंगे ऑटोसोम्स। क्या बोल देंगे? ऑटोसोम्स। क्या बोल देंगे? ऑटोसोम्स। और यहाँ पे कहेंगे ये जो यक्स 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 दिखाई दे रहे हैं 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक, 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक ये जो दिख रहे हैं इसको हम बोलेंगे ऑटोसोम। क्या बोलेंगे? ऑटोसोम। और ये जो 23वीं जोड़ी है इसको हम बोल देंगे सेक्स क्रोमोसोम।
क्या बोल देंगे? सेक्स क्रोमोसोम। माने कि अगर लिंग निर्धारण का काम करेगा तो कौन करेगा? सेक्स क्रोमोसोम करेगा। यानी पुरुष के गुणसूत्र की 23वीं जोड़ी गुणसूत्र सेक्स निर्धारण करने का काम करेगा। यही 23वीं जोड़ी पर निर्भर होती है कि लड़का बनेगी कि लड़की बनेगी। आपको ये भी पता है, कहें कि ये जो गुणसूत्र होते हैं कैसे अगली संतति में जाते हैं? युग्मकों के द्वारा। किसके द्वारा जाते हैं? युग्मकों के द्वारा। आपको पता है कोई भी कोशिका होती है, मान लिया 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जब ये युग्मक बनता है तो यह नंबर इसमें आ जाता है, यह नंबर इसमें। माने कि एक सेल से यहाँ पे कितने गुणसूत्र बन गए? 2 गुणसूत्र बन गए, और 2 बन गए तो 2 युग्मक हम कहेंगे, और दोनों युग्मक में गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि ये जब तोड़ेगा तो अपने तरफ के सारे गुणसूत्र को एक तरफ ले जाएगा, हाँ, ये पूरा 1 से लेकर के यानी 46 गुणसूत्र का कितना आएगा टोटल? इसमें 23 गुणसूत्र आएगा। हाँ, और ये जब मान लीजिए राइट तरफ का लेके चलेगा, ये इधर का लेके चलेगा, तो इस हिसाब से 23 गुणसूत्र इसमें आया, तो लेकिन इसमें कौन सा वाला आया? वाई वाला आया। ऐसे में अगर लेके चला अपने पंक्ति का लेकर चला तो आखिर तक 1 से लेकर के 23 जोड़े तक कौन सा आया? यक्ष। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया? यक्ष गुणसूत्र ना। अगर इस वाले लाइन का चलेगा तो इसमें जब चलेगा तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर के चलेगा 23 जोड़ी तक। 23 जोड़ी का अपना एक क्रम का लेके चलेगा, एक पंक्ति का लेके चलेगा, तो क्या आएगा? वाई आएगा। हम इसे 23वीं जोड़ी को ही उठा के रखते हैं यक्ष के रूप में या फिर वाई के रूप में। अच्छा, तो अब कहाँ गया? ये जो गुणसूत्र जिस तरफ जाएगा उधर लड़की बन जाएगी, और ये जिस तरफ जाएगा उधर लड़का बन जाएगा। और इसका काम क्या है? ये चाहे इस तरफ का गुणसूत्र जाए, चाहे पहले क्रम का गुणसूत्र जाए, तो भी वही काम करेगा, यक्ष ही बनाएगा। और दूसरे क्रम का जाएगा तो भी क्या बनाएगा भैया? यक्ष क्रम ही बनाएगा, है कि नहीं? अच्छा, इसको हम अब लेके चलते हैं गुणसूत्र के हिसाब से देखा जाए। जैसे अब अगर कह दिया जाए 23वीं जोड़ी गुणसूत्र, यदि हम पुरुष को लिखेंगे 23वीं जोड़ी गुणसूत्र जब लिखेंगे तो इसको हम किससे दर्शाएंगे? हाँ, यक्ष और वाई से दर्शाएंगे। और महिला के जब 23वीं जोड़ी गुणसूत्र को रखेंगे उसको किससे दर्शाएंगे? यक्ष से। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि 23वीं गुणसूत्र में क्या थे? यक्ष ही थे, और इसमें क्या थे? यक्ष और वाई। अब कहते हैं कि जब ये मान के चलिए एक सेल है, ये भी मान के चलिए एक, जब ये अपने आप को डिवाइड करेगा युग्मक के रूप में, तो ये आपका यक्ष अलग हो जाता है और वाई अलग हो जाता है। तो ये एक अलग युग्मक बन गया, ये आपका अलग युग्मक बन गया, युग्मक के रूप में बन गया। और ये भी अपने आप को जब डिवाइड करेगा तो 2 भाग में बटेगा, एक इधर आ जाएगा तो एक इधर आ जाएगा। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? युग्मक बोलेंगे। तो ये मादा युग्मक के रूप में है, और ये वाला कैसे है? नर युग्मक। बात समझा? अब कहें कि ये नर युग्मक के रूप में है, एक मादा युग्मक के रूप में। आप कहते हैं निषेचन कैसे होता है? कहें जब नर और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलेंगे तो निषेचन होगा। तो निषेचन प्रक्रिया में आपको पता है कि एक युग्मक इधर से आएगा, तो एक युग्मक माना इधर से युग्मक कौन सा आया? यक्ष वाला, और उधर से युग्मक कौन सा आया? यक्ष वाला ही आया। तो यहाँ पे क्या प्रदर्शित होगा? यक्ष ही प्रदर्शित होगा। और जब यक्ष प्रदर्शित होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लड़की। अच्छा,
मानो कि इसका दूसरे क्रम का आया, इसका पहले ही क्रम का आया, तो क्या हुआ? यक्स यक्स प्रदर्शित किया। और यक्स यक्स जब प्रदर्शित किया तो इसको हम बोलेंगे क्या? लड़की बोलेंगे। अच्छा, कहें जब इसका पहले क्रम का आएगा, इसका हाँ, कहन इसका क्या होगा? कहन की यक्स प्रदर्शित होगा, कहन इसका क्या होगा? यक्स प्रदर्शित लड़की होगा। कहन इसका जब आएगा वाई आ गया, इसका आपके यक्स आ गया, तो क्या प्रदर्शित हुआ? यक्स वाई प्रदर्शित हुआ। और यक्स वाई जब प्रदर्शित होता है तो उसको हम क्या बोल देंगे? लड़का बोल देंगे। तो आपने देखा, इसको हम बोलेंगे कैसा? लड़की बोल देंगे। और यक्स यक्स को हम क्या बोल देंगे? लड़का बोल देंगे। और इसको क्या बोल देंगे? लड़की बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे? लड़का बोल देंगे ना। अब आपने देखा कि 50% लड़की बनने के चांसेस हुए और 50% लड़का। तो माने इसमें आपके क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे समाज में लड़का या लड़की बनने का दोष महिलाओं को क्यों दिया जाता है? यदि दिया जाता है तो क्या वह सत्य है कि असत्य है? कैसा है? कैसा है? असत्य क्यों है? हाँ, क्योंकि पुरुष के 23वीं जोड़े ही लड़का या लड़की बनाने में सहायक होते हैं। स्त्रियों का गुणसूत्र जहाँ जाएगा अपना वहाँ पे काम करेगा, चाहे लड़की में आवे चाहे लड़का में जावे, दोनों में काम अपना वही करेगा। तो जिम्मेदार कौन हुआ? पुरुष हुआ। यदि आज से आपको कोई कहता है कि अभी तक आपने लड़का क्यों नहीं जना है, तो अपने साथ से कह दिया तुम्हारे लड़के में कमी है, हमारे में कमी नहीं है। यानी समाज जो स्त्रियों को दोष देता है यह बिल्कुल गलत है। यह दोष किसको देना चाहिए? पुरुषों को देना चाहिए, क्योंकि पुरुष ही लड़का या लड़की होने या ना होने के जिम्मेदार होते। अब में एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि हमारे समाज में लड़का या लड़की बनने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, यह कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है? तब बता लेंगे कि लड़का या लड़की बनने का काम कौन किया? पुरुष किया। किसने किया? पुरुष किया। कारण क्या है? पुरुष के 23वीं जोड़ी गुणसूत्र ही लड़का या लड़की बनाने में सहायक होते। नोट कर लीजिए।